Hello friends, this is my 6th PPT presentation by पवन तिवारी और ये 6th PPT presentation का सेकंड पार्ट है जिसमें हम लास्ट क्लास के अंदर इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस को देख रहे थे। तो पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस को ही इस पार्ट के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस देखा था। बिफोर बर्थ कैसे सर्कुलेशन होता है, क्या क्या नॉर्मल ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं वो देखा था। आफ्टर बर्थ क्या कंडीशन होती है, किस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होता है उसे देखा था। नेक्स्ट देखिए, जो हमने डक्टस आर्टरियोसस देखा था तो बिफोर बर्थ उसकी जो ओपनिंग है वो कैसे बनी रहती है और आफ्टर बर्थ 10 से 15 घंटे के अंदर वो क्लोज हो जाता है, तो वो कैसे होता है, उसके लिए क्या चीज़ रेस्पॉन्सिबल है। देखिए, जब मदर से या मदर के अंदर इंट्रायूटरल लाइफ के अंदर जो फीटस है मदर के प्लेजेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्ट रहता है। प्लेजेंटा का काम जो है वो ब्लड को ऑक्सीनेटेड करने का भी है। इसी के साथ साथ जो प्लेजेंटा है उससे प्रोस्टाग्लैंडियंस PGE2 की भी सप्लाई लगातार बेबी को होती रहती है। PGE2 प्रोस्टाग्लैंडियन जो है वो जो डक्टस आर्टरियोसस है उसकी पैटेंसी को बनाए रखने में मदद करता है। यानी बिफोर बर्थ जो डक्टस आर्टरियोसस ओपन रहता है उसको लगातार ओपन बनाए रखने का काम जो है वो है PGE2 प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का, जो उसको लगातार डायलेटेड यानी पेटेंट बनाए रखने का काम करता है, जिसके कारण डक्टस आर्टरियोसस लगातार ओपन रहता है, यानी वो हमेशा पेटेंट बना रहता है। लेकिन आफ्टर बर्थ जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है तो वहाँ पर जो कंडीशन हमें देखने को मिलती है वो होती है ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो कि प्लेजेंटा से बेबी को मिल रहा था वो भी अब मिलना बंद हो जाता है। जैसे ही PGE2 यानी प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की कमी होती है तो ये मान के चलिए डक्टस आर्टरियोसस में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होने लग जाता है। PGE2 ने लगातार क्या किया था, उसकी पेटेंसी को बनाए रखने का काम किया था। लेकिन अम्बिलिकल कट होने के बाद PGE2 मदर से बेबी को सप्लाई नहीं होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 मदर से बेबी के पास नहीं आता है और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जब मदर से बेबी के पास नहीं आता है तो डक्टस आर्टरियोसस की सप्लाई मतलब PGE2 की डक्टस आर्टरियोसस की सप्लाई क्लोज हो जाती है और PGE2 उसकी लगातार पेटेंसी को बनाए रखने का काम करता है और PGE2 की एब्सेंस में या लैक ऑफ PGE2 के कारण डक्टस आर्टरियोसस 10 से 15 घंटे के अंदर क्लोज होकर लिगामेंटम आर्टरियोसम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन की प्रेजेंट रहती है यानी बिफोर बर्थ तो डक्टस आर्टरियोसस पेटेंट बना रहता है, ओपन बना रहता है। लेकिन आफ्टर बर्थ जब अम्बिलिकल कॉर्ड को कट कर दिया जाता है तो PGE2 भी कम हो जाते हैं और जब ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स कम हो जाते हैं तो डक्टस आर्टरियोसस ओपन नहीं रह पाता है और 10 से 15 घंटे में वो क्लोज हो जाता है, जिसे हम लिगामेंटम आर्टरियोसम कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रोल है किसका, प्रोस्टाग्लैंडिन का। ठीक है, ये फीटल में किस तरीके से ब्लड की शंटिंग होती है सिंपली इसके अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। जैसा मैंने आपको बताया था 4 इसमें चैम्बर्स दे रखे हैं। नॉर्मल फोरामेन ओवल दे रखा है, पल्मोनरी आर्टरी, ये एरोटा, इसके बीच में ये जो नॉर्मल कम्युनिकेशन प्रेजेंट है ये रहा डक्टस आर्टरियोसस। उसके बाद ये एरोटा से जितना भी ब्लड जाता है, इसके बाद 2 अम्बिलिकल आर्टरी, नीचे आपको दिख रहा है लास्ट में 2 अम्बिलिकल आर्टरीज, पूरा जितना भी ब्लड होता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड उसको ले जाती है कहाँ तक, प्लेजेंटा तक। प्लेजेंटा में ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड। उसके बाद ये ब्लड किसके थ्रू, अम्बिलिकल वेन, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज लेके आई
और फिर ये ऑक्सीनेटेड ब्लड किसके थ्रू, अम्लाइकल वेन के थ्रू जाकर किसमें मिल रहा है, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के अंदर। अब प्लेजेंटा ने इसको ऑक्सीनेटेड कर दिया, यहाँ से ये ब्लड सीधा गया किसमें, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा में, और ये ब्लड आ जाएगा राइट एट्रियम में। उसके बाद फोसा ओवल से ये आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ से ये चल जाएगा वापस अपना अरोटा से, और अरोटा से पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं इन दोनों के बीच में नॉर्मल कम्युनिकेशन प्रेजेंट है, जिसे हम कह रहे हैं डक्टस आर्टरियोसस। और जो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लड आएगा, यानी जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड आएगा, वो आगे लंग्स में ना जाकर सीधा किसमें चल जाएगा, डक्टस आर्टरियोसस के थ्रू अरोटा के अंदर। यानी ऑल ओवर ब्लड जो है फिर अरोटा के थ्रू वापस बॉडी के अंदर सप्लाई होगा, और दो अम्लाइकल आर्टरीज इस ब्लड को वापस किसमें लेके आ जाएगी, प्लेजेंटा में, और यहाँ पर ब्लड वापस ऑक्सीनेटेड होगा, फिर अम्लाइकल वेन्स के थ्रू वापस सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा के अंदर चला जाएगा। दो नॉर्मल ओपनिंग जो कि अपन को फीटल सर्कुलेशन में देखने को मिलती हैं, फोरामिन ओवल और डक्टस आर्टरियोसस। तो ये जो था ये है फीटल शंटिंग। नॉर्मल ओपनिंग यहाँ पर देख सकते हैं, डक्टस आर्टरियोसस, फोरामिन ओवल, ये है प्लेजेंटा, अम्लाइकल वेन, अम्लाइकल आर्टरीज जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड को वापस लाने का काम करती है प्लेजेंटा में। यहाँ से ऑक्सीनेटेड जो ब्लड है वो वापस जाता है अम्लाइकल वेन्स के थ्रू, और अम्लाइकल वेन्स के थ्रू किसमें चल जाता है, सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा के अंदर। ठीक है। डक्टस वीनोसस, जहाँ पर ये अम्लाइकल वेन और सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा मिलती है, वहाँ पर भी एक नॉर्मल कम्युनिकेशन प्रेजेंट होता है, जिसे हम डक्टस वीनोसस कहते हैं। तो ये नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन में कुछ नॉर्मल स्ट्रक्चर्स थी जो कि इसके अंदर दिखाई हुई हैं, डक्टस आर्टरियोसस, डक्टस वीनोसस, फोरामिन ओवल एंड प्लेजेंटा। अब जो हमारा मेन टॉपिक था वो था पीडीए, उसके बारे में हम देख लेते हैं। नॉर्मल पाथवे, द डक्टस आर्टरियोसस is a normal pathway in fetal circulation system connecting the pulmonary artery with aorta। जो डक्टस आर्टरियोसस है वो एक नॉर्मल पाथवे है, एक नॉर्मल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जो कि फीटल सर्कुलेशन में देखने को मिलती है। कब, बिफोर बर्थ, और वो किस किस को कनेक्ट करती है, पल्मोनरी आर्टरी को और अरोटा को। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फीटल लाइफ blood flow is shunted away from lungs through the ductus arteriosus directly into the aorta systematic circulation। फीटल लाइफ यानी जब बेबी इंट्रायूटरल लाइफ के अंदर होता है तो जो ब्लड है वो लंग्स के अंदर नहीं जा पाता है, क्योंकि लंग्स क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। वो डक्टस आर्टरियोसस के थ्रू डायरेक्टली किस में चल जाता है, अरोटा में, या अरोटा से किस में चल जाता है, पूरी बॉडी के अंदर, जिसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। डायरेक्टली पल्मोनरी आर्टरी टू अरोटा ड्यू टू नॉन फंक्शनल लंग्स प्रेजेंट, क्योंकि लंग्स जो हैं वो फंक्शनली प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो एक्टिवेट नहीं होते हैं, इसलिए ब्लड लंग्स के अंदर नहीं जा पाता है। और जो ब्लड है वो अपना पल्मोनरी आर्टरी से सीधा किसके अंदर आ जाता है, अरोटा के अंदर आ जाता है। किसके थ्रू आ जाता है, डक्टस आर्टरियोसस के थ्रू। अब पीडीए की अपनी डेफिनेशन क्या है, इट इज अबनॉर्मल कम्युनिकेशन और ओपनिंग बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा आफ्टर बर्थ। अगर जो डक्टस आर्टरियोसस यानी पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच में ये जो डक्टस आर्टरियोसस कम्युनिकेशन प्रेजेंट है, अगर ये बिफोर बर्थ की कंडीशन है तो ये कम्युनिकेशन कैसा है, नॉर्मल है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ये चीज अबनॉर्मल कब है, इट इज अबनॉर्मल कम्युनिकेशन और ओपनिंग बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा आफ्टर बर्थ। अगर जन्म के बाद भी ये कम्युनिकेशन, ये ओपनिंग प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, यानी जन्म के बाद डक्टस आर्टरियोसस क्लोज हो जाना चाहिए था, जो कि क्लोज नहीं हुआ है, वो अभी भी ओपन है, जिसे हम कहेंगे पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस।
Next, in fetal circulation, there is normal communication present between the pulmonary artery and aorta known as ductus arteriosus before birth. fetal circulation के अंदर pulmonary artery और aorta के बीच में normal communication present होता है जिसे हम ductus arteriosus कहते हैं. Next, during fetal circulation, lungs are not used and blood comes from the mother, oxygenated blood for fetus, and directly goes into the aorta. Systematic circulation through the ductus arteriosus in normal pathway. ड्यूरिंग फीटल सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है कि लंग्स जो है वो एक्टिवेट नहीं है और सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके आती है राइट एट्रियम में. वहाँ से जो ब्लड है राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में चल जाता है फोसा ओवल के थ्रू, और राइट एट्रियम का ब्लड जो राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है और आगे पल्मोनरी आर्टरी में जब वो जाता है तो वहाँ पर जो लंग्स हैं वो बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, जिसके कारण वो ब्लड जो है वो डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू सीधा किस में चला जाता है, अपना सिस्टमेटिक सर्कुलेशन यानी एरोटा के अंदर. और जो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा ब्लड लेके आती है वो ब्लड कैसा होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. नेक्स्ट, आफ्टर बर्थ डक्टस आर्टरियोसिस इज क्लोज विद इन फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ इन नॉर्मल कंडीशन. जन्म के बाद डक्टस आर्टरियोसिस 1 वीक के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर फंक्शनली क्लोज हो जाना चाहिए. फंक्शनली क्लोज क्या होता है, एनाटॉमिकल क्लोज क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे. यानी जो पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच में कम्युनिकेशन है, ब्लड का एक्सचेंज हो रहा है, वो बंद हो जाना चाहिए. किस समय में, विद इन 1 वीक. इफ इट इज फेल टू क्लोज एंड रिमेन ओपन और पेटेंट, दैट कंडीशन इज नोन एज पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस. जन्म के बाद भी ये डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज नहीं हो पाता है और ये ओपन ही रह जाता है, पेटेंट ही रह जाता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस. यानी जन्म के बाद भी जो डक्टस आर्टरियोसिस है वो क्लोज नहीं हो पाया, उसकी ओपनिंग प्रेजेंट है, उसका ब्लड सर्कुलेशन प्रेजेंट है, उसके थ्रू ब्लड का कम्युनिकेशन प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस. तो ये है हमारा पीडीए. जन्म के बाद भी डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज नहीं हो पाता है तो उसे हम कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस. नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट. इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें हम देखेंगे. सबसे पहला, अब जो ये डक्टस आर्टरियोसिस है, ये जितनी भी चीज़ें हैं हम ये पढ़ रहे हैं जन्म के बाद की, कि जन्म के बाद क्या क्या किस किस समय पर हो जाना चाहिए नॉर्मली. तो जन्म के बाद फंक्शनल क्लोजर, डक्टस आर्टरियोसिस का फंक्शनल क्लोजर. फंक्शनल क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस यूजुअली अकर्स स्पॉन्टेनियसली ड्यूरिंग फर्स्ट 10 to 15 आवर्स आफ्टर बर्थ. बच्चे का जैसे ही जन्म होता है तो जो डक्टस आर्टरियोसिस पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के बीच में प्रेजेंट होता है वो 10 से 15 घंटे के अंदर स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही क्लोज हो जाना चाहिए आफ्टर बर्थ. 10 से 15 घंटे में वो अपने आप क्लोज हो जाएगा. और ये जो क्लोजिंग है वो कहलाती है फंक्शनल क्लोजिंग. फंक्शनल क्लोजिंग का मतलब है कि वो स्ट्रक्चर तो वहाँ से गायब नहीं हो सकती, वो स्ट्रक्चर तो उन दोनों के बीच में से रिमूव नहीं होगी, बट उन दोनों के बीच का जो ब्लड का कम्युनिकेशन है वो क्लोज हो जाएगा. यानी जो ब्लड वहाँ से शंट कर रहा था उसकी शंटिंग बंद हो जाएगी. तो जन्म के बाद डक्टस आर्टरियोसिस की फंक्शनल क्लोजिंग जो होती है वो 10 से 15 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए. एनाटॉमिकल क्लोजर, यानी वो जो डक्टस आर्टरियोसिस की स्ट्रक्चर है वो कब क्लोज होगी. एनाटॉमिकल क्लोजर और परमानेंट क्लोजर अकर्स विद इन 5 to 7 days इन मोस्ट इन्फेंट बट मे टेक अप टू सेवरल वीक्स 1 to 3 months. वैसे तो इसकी जो एनाटॉमिकल क्लोजिंग है वो हमें 5 से 7 दिनों में देखने को मिल सकती है, बट कहीं बच्चों के अंदर इस क्लोजिंग में सेवरल वीक्स भी लग जाते हैं, यानी 1 से 3 महीने भी लग सकते हैं. एंड लास्ट पीडीए, इफ द क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसिस डज नॉट अकर्स
इवन बाय 2 to 3 वीक ऑफ एज, इट इज नॉन एज पैटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। और एक नॉर्मल टाइम पीरियड के बाद भी अगर ये डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज नहीं हो पा रहा है, इसकी पैटेंसी बनी हुई है, इसकी ओपनिंग बनी हुई है, इसके बीच का कम्युनिकेशन एज इट इज बना हुआ है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे पैटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है डक्टस आर्टरियोसिस के लिए। और कब की कंडीशन? आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद की। पहला फंक्शनल क्लोजर कब हो जाना चाहिए इसका? 10 से 15 घंटे के अंदर, जन्म के बाद। एनाटॉमिकल क्लोजर 5 to 7 डेज, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आगे भी बढ़ेगा तो वो 1 to 3 मंथ। अगर लास्ट पीडीए, अगर किसी भी कंडीशन में ये डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज नहीं होता है और इसकी पेटेंसी एज इट इज बनी हुई रहती है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पैटेंट डक्टस आर्टरियोसिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। ब्लड शंटिंग। अब ब्लड शंटिंग आपको 2 देखने को मिलेगी, बिफोर बर्थ अलग, आफ्टर बर्थ अलग। बिफोर बर्थ ब्लड शंट राइट साइड टू लेफ्ट साइड ड्यू टू फंक्शनल लंग्स एब्सेंट, इन विच कंडीशन राइट टू लेफ्ट शंटिंग ऑफ ब्लड प्रेजेंट। आपको पता है जन्म से पहले लंग्स क्या होते हैं? नॉन फंक्शनल होते हैं, और राइट साइड का जो ब्लड होता है वो डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू किधर आ जाता है? अरोटा के अंदर। यानी ब्लड की शंटिंग कैसी होती है? राइट साइड टू लेफ्ट साइड। नेक्स्ट, आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ ब्लड शंटिंग स्टार्टेड फ्रॉम लेफ्ट साइड अरोटा टू राइट साइड पल्मोनरी आर्टरी ड्यू टू हाई प्रेशर इन लेफ्ट साइड एंड लो प्रेशर इन राइट साइड, एंड शंटिंग लेफ्ट टू राइट स्टार्टेड ड्यू टू ओपनिंग ऑफ लंग्स। जन्म के बाद जो हमारी नॉर्मल ब्लड की सर्कुलेशन है वो स्टार्ट हो जाती है, और उससे हम अच्छी तरीके से जानते हैं। आफ्टर बर्थ लेफ्ट साइड वाले हार्ट में प्रेशर ज़्यादा होता है, राइट साइड वाले हार्ट में प्रेशर कम होता है, इसलिए जो ब्लड की शंटिंग है वो स्टार्ट हो जाती है हमारी कहाँ से कहाँ? लेफ्ट टू राइट, क्योंकि दोनों के बीच में फंक्शनल जो क्लोजिंग होती है डक्टस आर्टरियोसिस की वो 10 से 15 घंटे बाद होती है, और लंग्स को एक्टिवेट करने के लिए प्रेशर की ज़रूरत है, और 10 से 15 घंटे के बीच डक्टस आर्टरियोसिस ओपन रहता है। और जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो सारा जो ब्लड है वो प्रेशर के थ्रू अरोटा से किस में आ जाता है? पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से ये प्रेशराइज ब्लड किस में जाता है? लंग्स के अंदर, जिसके कारण लंग्स की क्या हो जाती है? ओपनिंग हो जाती है। तो बिफोर बर्थ ब्लड की शंटिंग राइट साइड से लेफ्ट साइड होती है, आफ्टर बर्थ ब्लड की शंटिंग लेफ्ट साइड से राइट साइड होती है, यानी नॉर्मल ब्लड की शंटिंग स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर लेफ्ट साइड में प्रेशर ज़्यादा होता है, राइट साइड में प्रेशर कम होता है। तो ये हो गई ब्लड की शंटिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। नेक्स्ट है अपना इंसिडेंस। फर्स्ट है मोर कॉमन इन फीमेल बेबी। मोस्ट ऑफ स्टडीज से आइडेंटिफाई होता है कि पैटेंट डक्टस आर्टरियोसिस हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है किसमें? फीमेल बेबीज के अंदर। नेक्स्ट, कॉमन इन प्रीटर्म बेबी। जो प्रीटर्म बच्चे होते हैं उनमें भी पैटेंट डक्टस आर्टरियोसिस कॉमनली देखने को मिलता है। आप नीचे लाइन में एक्स्ट्रा शॉर्ट्स को देख सकते हैं, वहाँ पर लिख रखा है टर्म बेबी, बेबी इज बोर्न बिटवीन द 37 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के जो टोटल वीक्स होते हैं वो होते हैं 37 वीक्स। अगर 37 वीक यानी 37 वीक्स के अंदर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बेबी को हम कहते हैं टर्म बेबी। अगर 37 वीक से पहले हो गया तो उसे हम कहेंगे प्रीटर्म बेबी, और 37 वीक के बाद में हो गया तो उसे हम कहेंगे पोस्ट टर्म बेबी। टर्म बेबी क्या होता है? 37 वीक्स पे जो बच्चा पैदा होता है उसे हम कह सकते हैं टर्म बेबी। अब इस 37 से पहले हो गया तो उसे हम कहेंगे प्रीटर्म बेबी, और 37 के बाद में हो गया तो उसे हम कहेंगे पोस्ट टर्म बेबी। तो कॉमन इन प्रीटर्म बेबी का मतलब है कि जो 37 वीक से पहले ही जन्म ले लिया हो, या जिस भी बेबी का बर्थ 37 वीक से पहले हो गया हो उसे हम कहेंगे प्री टर्म बेबी। और ऐसे बच्चों के अंदर पैटेंट डक्टस आर्टरियोसिस कॉमनली देखने को मिलता है। नेक्स्ट, बेबी वेट लेस देन 1.5 kg, LBW लो बर्थ वेट। अगर नॉर्मली बेबी का वेट देखा जाए तो हम अप्रॉक्स मान सकते हैं 2.5 kg टू 3 kg। एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में लिखा हुआ है नॉर्मल बेबी वेट 2.5 kg टू 3 kg। अगर इस वेट से कम किसी बच्चे का वेट होगा
फॉर एग्जाम्पल 1.5 kg से भी कम, तो ऐसे बच्चे को हम LBW बेबी कहेंगे, यानी लो बर्थ वेट बेबी। जिस बच्चे का वेट सामान्य वेट से काफ़ी कम है, और ऐसे बच्चे कहलाएंगे LBW बेबी। ऐसे बच्चों में भी मोस्ट ऑफ देखने को मिलता है क्या, पैटर्न डक्टस आर्टियोसस। नेक्स्ट, इट इज 11% ऑफ ऑल कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट। जितने भी कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स हैं उसका 11% हिस्सा, उसका 11% जो है वो पैटर्न डक्टस आर्टरियोसस के केसेस में देखने को मिलता है। यानी 11% केसेस हमें पीडीए के देखने को मिलते हैं टोटल कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स के। ठीक है, तो टर्म बेबी जो 37 वीक्स का है वो टर्म बेबी है। इससे पहले हो गया तो प्री टर्म, इसके बाद हुआ था पोस्ट टर्म। और नॉर्मल बेबी का वेट 2.5 to 3 kg मान सकते हैं। इससे कम हुआ तो उसे हम कहेंगे LBW बेबी। तो ये हो गई अपनी इंसिडेंस। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखने से पहले हम इसकी डायग्राम को देख सकते हैं। पैथोफिजियोलॉजी का एक डायग्राम है, उसके थ्रू में हम इजी गोइंग ये पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ जाएगी पीडीए की, पैटर्न डक्टस आर्टरियोसस की। देखिए ये हमारा पीडीए है, पैटर्न डक्टस आर्टरियोसस। सबसे पहले तो पैटर्न डक्टस आर्टरियोसस क्या होता है कि जन्म के बाद भी ये डक्टस आर्टरियोसस क्लोज नहीं हो पाया, ओपन है, यहाँ पर लिख रखा है ओपन, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पीडीए आफ्टर बर्थ। ये डक्टस आर्टरियोसस ओपन है तो इसे हम कहते हैं पीडीए, यानी पैटर्न डक्टस आर्टरियोसस। अब जन्म के बाद अगर ये चीज़ ओपन है तो ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होगा, ये देखिए। जन्म के बाद आप जानते हैं कि लेफ्ट साइड के अंदर जो प्रेशर है वो हाई, राइट साइड के अंदर जो प्रेशर है वो क्या है, लो। तो हम ये कह सकते हैं जब लेफ्ट साइड का प्रेशर ज़्यादा है तो जो हमारा ब्लड है लेफ्ट साइड का, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और उसके बाद एरोटा में। अब ये मान सकते हैं कुछ ब्लड तो आगे चल जाएगा एरोटा में और उससे बॉडी में चल जाएगा, उससे राइट एट्रियम में चल जाएगा, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड पैटर्न डक्टस आर्टरियोसस के थ्रू हाई प्रेशर के कारण लेफ्ट साइड से किस में आ जाएगा, राइट साइड के अंदर। और यहाँ पर क्या होगी, मिक्सिंग ऑफ ब्लड, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी मिक्सिंग ऑफ ब्लड। अब ये किस टाइप के ब्लड की मिक्सिंग हो रही है, यहाँ पे जो ब्लड आ रहा है कैसा है, लंग्स के थ्रू ऑक्सीनेटेड, यहाँ पे आया वो ऑक्सीनेटेड, यहाँ से इधर जो ब्लड आया वो भी ऑक्सीनेटेड, यानी हम ये कह सकते हैं। और ये वाला कौन सा आ रहा है, डीऑक्सीनेटेड, यानी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड है वो क्या होगा, मिक्स हो जाएगा। लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर साइनोसिस देखने को नहीं मिलेगा। इसका कारण है क्योंकि यहाँ पे जब ब्लड की मिक्सिंग होगी तो ये वाला ब्लड आगे जाएगा लंग्स में, और लंग्स में ये पूरा ब्लड वापस क्या हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, और वापस जो लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा वो कैसा आएगा, ऑक्सीजनेटेड। तो हम ये कह सकते हैं एरोटा के थ्रू जो बॉडी में ब्लड की सप्लाई होगी वो कैसी होगी, ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पर हमें साइनोसिस का साइन देखने को नहीं मिलेगा। अब हाई प्रेशर के कारण कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड यहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल का ब्लड भी यहाँ आएगा, ये पूरा ब्लड मिलके किस में जाएगा, लंग्स में। लंग्स से ये पूरा ब्लड किस में जाएगा, 4 पल्मोनरी वेन्स में। 4 पल्मोनरी वेन्स पूरा ब्लड लाएगी किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। यानी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ का ब्लड जब इधर आएगा, यहाँ का ब्लड भी इधर आएगा, तो यहाँ पे जितना ब्लड आना चाहिए, ये वाला पूरा ब्लड जितना लंग्स में जाना चाहिए उससे कहीं गुना ज़्यादा जाएगा। और जब यहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लड लंग्स में जाएगा तो ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा ब्लड, यानी कैपेसिटी से ज़्यादा ब्लड किसके अंदर आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। फिर कैपेसिटी से ज़्यादा ब्लड किस में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। यानी लेफ्ट वेंट्रिकल की कैपेसिटी से ज़्यादा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जब आएगा तो इसकी मसल्स में स्ट्रेचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल्स में स्ट्रेचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी तो हमें देखने को मिलेगा फाइनली रिजल्ट लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल की क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना ब्लड कैसे पहुँच रहा है, पीडीए यानी दोनों के बीच में आफ्टर जन्म के बाद भी, आफ्टर बर्थ जन्म के बाद भी दोनों के बीच में कम्युनिकेशन क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर, कुछ ब्लड आगे बॉडी में चला जाएगा, कुछ ब्लड राइट साइड में आएगा। यहाँ पर दोनों ब्लड की मिक्सिंग होगी,
यहाँ पे ज़्यादा ब्लड आएगा, ज़्यादा ब्लड जब यहाँ पर आएगा तो लंग्स में भी ज़्यादा जाएगा, लंग्स में ज़्यादा जाएगा तो चारों पल्मोनरी भी ज़्यादा लाएंगी, चारों पल्मोनरी भी ज़्यादा लाएंगे तो लेफ्ट एट्रियम में भी ज़्यादा आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में भी ज़्यादा आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा ब्लड आएगा तो उसकी मसल्स में स्ट्रेचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और जब उसकी मसल्स में स्ट्रेचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी तो हमें फाइनली देखने को मिलेगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। और जब यहाँ पर ज़्यादा ब्लड आने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा ब्लड आएगा, तो ये मान के चलो कि यहाँ से जब ब्लड आगे एरोटा में जाएगा, जब इसमें ज़्यादा आ गया तो एरोटा में भी ज़्यादा जाएगा, और जब इसमें ज़्यादा ब्लड आएगा तो एरोटा को भी काम ज़्यादा करना पड़ेगा, और जब एरोटा काम ज़्यादा करेगा तो उस कंडीशन को हम कहते हैं ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा। यानी यहाँ पर ज़्यादा ब्लड आने के कारण एरोटा का काम भी बढ़ गया, जिसे हम कहते हैं ओवरराइडिंग ऑफ एरोटा। और यहाँ पर जब ज़्यादा ब्लड आएगा तो इसकी मसल्स में स्ट्रेचिंग देखने को मिलेगी, जिसके कारण हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो ये है हमारा पीडीए और ये है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। साइनोसिस यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मान के चलिए यहाँ से जो ब्लड जा रहा है वो भी जा रहा है ऑक्सीजनेटेड, और यहाँ पे मिल रहा है जो ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ये ला रहा है डीऑक्सीजनेटेड, ये ला रहा है ऑक्सीजनेटेड। लेकिन ये पूरा ब्लड बाद में जा रहा है लंग्स में, और लंग्स का तो काम है ऑक्सीजनेटेड करने का ब्लड को। और जब लंग्स में पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम में आने वाला टोटली जो अमाउंट ऑफ ब्लड है वो कौन सा होगा? ऑक्सीजनेटेड। लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड, फिर एरोटा में ऑक्सीजनेटेड, और पूरी बॉडी में जो ब्लड की सप्लाई है वो कैसी है? ऑक्सीजनेटेड। जब पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होगी तो हमें साइनोसिस का साइन देखने को नहीं मिलेगा, बट हम ये फिर भी कह सकते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम हो जाएगा, या ऑक्सीजनेटेड ब्लड का अमाउंट बॉडी में कम हो जाएगा, जिसके कारण एक्टिविटी इंटॉलरेंस और लिथार्जी, फटीग, ऐसे कई साइन हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पैटर्न डक्टस आर्टरियोसस आफ्टर बर्थ। अब इसको हम देख सकते हैं इसके स्टेप्स को। फेलियर टू क्लोजर ऑफ डक्टस आर्टरियोसस कॉज पीडीए आफ्टर बर्थ। अगर डक्टस आर्टरियोसस जन्म के बाद भी क्लोज नहीं हो पाता है तो उसे हम कहते हैं पैटर्न डक्टस आर्टरियोसस। इन विच कंडीशन देयर इज नॉर्मल कम्युनिकेशन प्रेजेंट बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा आफ्टर बर्थ। इस कंडीशन के अंदर अबनॉर्मल कम्युनिकेशन प्रेजेंट है, यानी जन्म के बाद भी पल्मोनरी और आर्टरी के पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के अंदर क्या है? अबनॉर्मल कम्युनिकेशन प्रेजेंट है, जबकि जन्म के बाद डक्टस आर्टरियोसस को क्या हो जाना चाहिए था? क्लोज हो जाना चाहिए था। डक्टस आर्टरियोसस प्रेजेंट फंक्शनली और एनाटॉमिकली। जन्म के बाद भी फंक्शनली और एनाटॉमिकली क्या होता है? डक्टस आर्टरियोसस प्रेजेंट होता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं? पैटर्न डक्टस आर्टरियोसस। ड्यू टू पैटर्न डक्टस आर्टरियोसस लीड टू शंटिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम हाई प्रेशर अरोटा टू लो प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट टू राइट शंटिंग ऑफ ब्लड प्रेजेंट। जन्म के बाद आपको पता है नॉर्मल हार्ट के स्ट्रक्चर में लेफ्ट साइड में प्रेशर ज़्यादा है, राइट साइड में प्रेशर कम है, तो ब्लड की शंटिंग लेफ्ट टू राइट होगी। ब्लड की शंटिंग होगी लेफ्ट साइड से राइट साइड। नेक्स्ट, इन दिस कंडीशन ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और मैंने आपको बताया था एरोटा से जाने वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके पल्मोनरी आर्टरी में मिल जाएगा, और वहाँ पे जो ब्लड की मिक्सिंग होगी वो कैसी होगी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएगा किसके साथ? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के कारण। लेकिन साइनोसिस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पूरा ब्लड किस में जाएगा? लंग्स में, और लंग्स इसे क्या कर देगा? ऑक्सीजनेटेड कर देगा। नेक्स्ट, फाइनल रिजल्ट, इट इंक्रीज ब्लड फ्लो टू पल्मोनरी आर्टरी एंड इंक्रीज ब्लड रिटर्न टू लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। फाइनली रिजल्ट हमको क्या देखने मिलेगा? जब पल्मोनरी आर्टरी में बहुत ज़्यादा ब्लड आएगा तो लंग्स में बहुत ज़्यादा ब्लड जाएगा, और जब लंग्स में बहुत ज़्यादा ब्लड जाएगा तो ये लेफ्ट साइड के अंदर कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा किस साइड में? लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी से हमारा वो जा रहा है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लंग्स में, फिर लंग्स के बाद जा रहा है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू किस में? लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी लेफ्ट साइड में जो ब्लड का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। एंड लास्ट, ड्यू टू पैटर्न डक्टस आर्टरियोसस इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम इन लेफ्ट वेंट्रिकल दैट कॉज हाइपरट्रॉफी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल।
और पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लेफ्ट साइड में पहुंचेगा। अब 4 पल्मोनरी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लाके लेफ्ट एट्रियम में देगी, वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आगे जाएगा, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जाएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल्स में स्ट्रेचिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, और लेफ्ट वेंट्रिकल्स की मसल्स में जब स्ट्रेचिंग होगी तो फाइनली रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो ये है हमारी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पैटेंट डक्टस आर्टरियोसस। थैंक यू।